ये भी बहुत हॉट टॉपिक है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी एंड सीईसी। सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि इलेक्शन कमीशन ने जब शेड्यूल अनाउंस किया था ना लोकसभा का, उससे जस्ट पहले हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिजाइन कर दिया था। टोटली 2 ही होते हैं, 1+2 का कॉम्बिनेशन होता है ना, 1 सीईसी और 2 अदर ईसीज। दोनों अदर ईसीज ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, और दोनों अदर ईसीज ने रिजाइन कर दिया था, हाथों हाथ गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया था। अब यहाँ पे मैं एक सीरीज आपको बता देता हूँ जो ध्यान में रखना। पहले तो क्या होता था, ये सब आप लोगों को पता है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329, ये तो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 15 जो पार्ट है आपका इलेक्शंस वाला, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मुद्दा क्या आता है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मुद्दा ये है कि बेसिकली अपॉइंटमेंट कैसे होता था। तो पहले अपॉइंटमेंट का बहुत सिंपल प्रोसीजर था। सीसी को और ईसी को अपॉइंट करने के लिए क्या होता था, सीधा प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देता था प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर देते थे और इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर देते थे। मामला बहुत सॉर्टेड था। लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और बोला कि अब इसका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव तरीके से नहीं होगा, इसके लिए एक कमेटी बनेगी। और कमेटी के अंदर किन लोगों को रखा गया, 3 लोगों को रखा गया, जिनका नाम था एक पीएम साहब, एक हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे बेसिकली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों की कमेटी रिकमेंडेशन देगी और इसमें भी मेजोरिटी व्यू चलेगा। ध्यान से समझना, 3 लोग हैं, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनमें मेजोरिटी जो होगी उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा। पहले तो सिंपल था काम, फटाफट से प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे और अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन अब कमेटी बना दी बीच में और कमेटी के थ्रू अपॉइंटमेंट होगा। तो आप सोचो गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को लग गया कि यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपने खिलाफ रहेगा ही रहेगा और सीजीआई भी अपने खिलाफ हो गया, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करा दिया और उसमें से सीजीआई को हटा दिया। तभी तो बेसिकली आप सोचो ना, अब सीजीआई नहीं रहा और सीजीआई की जगह क्या डाल दिया, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ध्यान से समझना कितना इंटरेस्टिंग मूव लिया उन्होंने। सीजीआई को तो हटा दिया और क्या डाल दिया, खुद का मिनिस्टर डाल दिया। और अब बोलेंगे चलो मेजोरिटी से चलने दो, पीएम साहब और कैबिनेट मिनिस्टर तो एक तरफ ही जाएंगे। तो क्या रोल हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन का, मतलब बात तो वही आ गई वापस से कि जो पीएम साहब बोलेंगे वही काम होना है। तो अभी जो लेटेस्ट में 2 अपॉइंटमेंट हुए ना इलेक्शन कमिश्नर्स के, अगर सोचो यहाँ पे ये तीनों लोग होते तो इतना जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते। लेकिन वहां पे क्या था, कमेटी के अंदर उन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। और मुद्दा ये हुआ, जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया ना, उसको जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं बोला, उस पर स्टे भी नहीं लगाया, और ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला ना स्टे लगाया। तो बेसिकली हमारी यूनियन को मजा आ गया, कैबिनेट को मजा आ गया। तो यहाँ से सवाल आपके डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको मैं जो स्टोरी फॉर्म में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी स्टोरीज चल रही थी। अब की पॉइंट क्या है जहां से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आ जाएगा कि मैंने आपको जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया लॉ बनाया था ना, बहुत रिसेंट जनवरी 12 को ही बनाया था, उस पर बेसिकली उन्होंने स्टे नहीं लगाया। अगर वो स्टे लगा देते ना उस पर कि नहीं हमारा तो सीजीआई रहेगा ही रहेगा, तो उन्होंने स्टे नहीं लगाया, और स्टे नहीं लगाया तो क्या हो गया, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसकी जगह क्या आ गया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और 2 तो बेसिकली एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं रही, 2 लोग बोलेंगे वो काम हो जाएगा। और ध्यान रखना लीडर ऑफ अपोजिशन में भी क्या बोल दिया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं है ना, 10% सीट्स ही नहीं है, तो बोल दिया कि जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मतलब रूलिंग पार्टी के बाद जो 2nd नंबर की पार्टी होगी, उसके लीडर को क्या बना देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। बट फिर भी कोई रोल रहा ही नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो सबसे पहले यहीं पर लिखा कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया। तो मुद्दा आता है बेसिकली आप लोगों के पास, ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता दिया आपका पार्ट 15 में 324 से 329, जहां पे आपको इलेक्शन कमीशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों का बन सकता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जो कि अभी अपॉइंटमेंट कमेटी कौन सी है। तो आप लोगों को अभी बताना है, अभी आपका है प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे हटाया था तो उसमें क्या था, सीजीआई था, लेकिन उसको स्टे लगाने से भी उन्होंने मना कर दिया। तो यहीं पर लिखा है मैंने, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बेसिकली आप लोगों को इसीलिए दिया है मैंने, with reference to the committee for appointments of the election commissioners and CEC consider the following statements। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, it consists of the prime minister, leader of opposition,
इन द लोकसभा एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो वैसे ही आप हटा दोगे कि सर 4 जजेस, यहाँ एक जज को नहीं रखने दे रहे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कहां से लेकर आ जाओगे? सिंपल सी बात हुई ना कि एक सीजीआई को नहीं रखने दिया जा रहा और आप बोल रहे हो सर 4 सीनियर मोस्ट, कॉलेजियम थोड़ी बनाना है ये, तो ये तो आपका डायरेक्टली गलत हो गया। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, द कमेटी विल इंक्लूड द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। सही बात है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज होने के लिए 10% सीटें चाहिए। 10% का मतलब 545 का 10% मतलब 55 सीटें चाहिए। 55 सीटें तो है ही नहीं किसी पार्टी के पास बीजेपी के बाद, तो इन्होंने बोल दिया कि जो भी सेकंड नंबर की पार्टी होगी उसको बना देंगे। ठीक है, चलेगा, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। समझ तो आ रहा है सब लोगों को ये सारी चीजें? तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। थर्ड चीज, तो यहां पर तो क्या हो गया, सिंपल सा आपका हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है और पहला गलत है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। नाउ यहां से जो मैंने आपको कमेटी में बताया वो सारी चीजें मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में समझा दी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या याद रखना है कि सीईसी ईसी के अपॉइंटमेंट को लेकर 3 कहानी थी। पहले बेसिकली डायरेक्ट होता था, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई ले लिया। बाद में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया। तो अभी एट प्रेजेंट साइड पे क्या है, अगर आपको बेसिकली ईसी और सीईसी को अपॉइंट करना है तो एक कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब चलेगी तो गवर्नमेंट की। इसीलिए आप देखो फटाफट से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो गया। एक और छोटी सी चीज बता देता हूं जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, वो ये है कि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया तो बहुत डिफिकल्ट है। सीईसी को हटाने के लिए बेसिकली आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के रूट से। मतलब आपको सीईसी को हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन ईसी को हटाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। सीईसी साहब फोन घुमाएंगे किसको, बेसिकली प्रेसिडेंट साहब को। फोन घुमाने का मतलब जस्ट मजाक में कि लेटर लिख दिया कि ईसी को हटा दो, तो प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली ईसी साहब को हटा देंगे। तो अगर स्टेटमेंट लिखा आ जाए कि देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर इलेक्शन कमिश्नर्स, यस डेफिनेटली करेक्ट है। ईसी के पास, बेचारों के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। सीईसी जब चाहे प्रेसिडेंट को बोल के उन दोनों ईसी को हटवा सकता है। लेकिन सीईसी को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। सीईसी को हटाना हो, केक को हटाना हो, केक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, प्रक्रिया सेम है और वो जाती है थ्रू द रूट ऑफ पार्लियामेंट।